तो आज हम मूलतः भावों की बात करेंगे और इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे और शुरुआत से बात करेंगे। मैं ये मान के मैं ये इस तरह की टेक्निकल कन्वर्सेशन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें पहले से पता हों या बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स आपको पता हों प्लैनेट्स के बारे में और किस तरह से ग्रहों को जज करते हैं, राशियों को जज करते हैं, भावों को जज करते हैं, तब मैं आपसे बात करूँ। मैं आपसे बहुत एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है एस्ट्रोलॉजी की तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो सवाल हैं, जो मेन आपकी कन्फ्यूजन्स जो यूजुअली होती हैं, वो सारी क्लियर हो सके। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम भावों की प्राइमरी जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है उससे कि भावों का रोल क्या होता है, उससे इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और भावों के बारे में जब हम कोई भी बात कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों पर, किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है और किन बातों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भावों का रिज़ल्ट जज कैसे किया जाता है, भावों की जजमेंट कैसे होती है और उनकी जजमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रख कर के भावों को जज करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। इसके बाद हम तीसरा बात करेंगे कि अब जब हमें भावों के बारे में पता है, तो कुल मिला कर के भावों का प्रभाव जो है वो हॉरोस्कोप पे कैसे पड़ता है और हॉरोस्कोप में क्या इंपॉर्टेंस है उसका और हॉरोस्कोप में किस तरह के प्रभाव आते हैं भावों से। और लास्ट हम बात करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारे जो अलग-अलग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है भावों को लेकर के, वो कौन से हैं और वो कैसे हैं और वो क्या रिज़ल्ट आपको देते हैं। तो शुरुआत से हम करते हैं, चलिए भावों पर। तो भाव जैसे कि आपको पता होंगे कि हमारे पास जो 12 भाव हैं, उनका बेसिक भावों का ये मतलब होता है कि भाव आपके जीवन के भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन। अगर संस्कृत की बात करें, अगर संस्कृत में भाव का मतलब बात करें, तो भाव बेसिकली कहते हैं एक्सप्रेशन को, मतलब लाइफ का एक सर्टेन एक्सप्रेशन या जीवन का एक 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 एरिया या एक दायरे के अंदर जिस तरह के प्रभाव आपको मिलते हैं, वो सारे भावों से एसोसिएटेड होते हैं या उनको भाव कहते हैं। ठीक है? ये जीवन का एक भाव या जीवन का दूसरा भाव, ठीक है? तो भावों की बात करें तो जिस तरह से 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों से ही 12 भाव बनते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि राशियाँ कांस्टेंट हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह सारी आपकी जो 12 राशियाँ हैं, ये 12 राशियाँ जो कॉन्स्टेलेशंस हैं और जो इनके इनकी डिवीज़न है, ये फिक्स्ड है। आपको पता है कि मेष राशि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है, लेकिन धरती आपकी घूमती रहती है। अर्थ का रोटेशन हमेशा चलते रहता है, इसीलिए आपको मेष राशि हमेशा आकाश में एक जगह पर दिखाई नहीं देती है। मेष राशि हमेशा आकाश में आपको घूमती हुई दिखाई देगी या दिन के अलग-अलग समय आकाश में अलग-अलग जगह आपको दिखाई देगी। तो भावों को इसलिए बनाया गया है कि राशियाँ तो घूमती रहती हैं या अर्थ रोटेट करते रहता है, अगर आप ज़्यादा उसको बेटर एक्यूरेट बातों में आप उसको उसको बोलें अगर, तो भावों का राशियों का प्रभाव धरती पर किस हिसाब से पड़ता है, अर्थ पे किस हिसाब से पड़ता है, उसको जानने के लिए हमने भाव क्रिएट किए हैं जो कि धरती के डिवीजन है, अर्थ के डिवीजन है। कि ईस्टर्न साइड में जहां से सूर्य उदय होता है वो पहला भाव है। पश्चिम में वेस्टर्न साइड में जहां से सूर्य अस्त होता है वो सातवां भाव है। और इस तरह से करके हमने आकाश के और नीचे धरती का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके हमने 12 भाग बना दिए और हमने ये 12 भागों को ऐसे बना दिया कि हमें किसी भी समय पता हो कौन सी राशि धरती से किस डायरेक्शन में पड़ती है, कौन सी राशि किस एरिया में पड़ती है, जिससे हमारे 12 भाव बन गए। तो राशियां रिजल्ट हैं, अच्छा बुरा सही या गलत, किस तरह का प्रभाव है, किस तरह का प्रभाव नहीं है। और राशि और भाव जो हैं वो बताते हैं कि वो प्रभाव उन राशियों के और उन प्लैनेट्स के, उन ग्रहों के आपकी जीवन में किस एरिया पर पड़ेंगे, किस किस सेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारे पास 12 भाव हैं, जैसे आप बहुत लोगों को पता होगा। और हमारे 12 भाव जो हैं, जो कहलाते हैं, हमारा पहला भाव जो है उसको कहते हैं लग्न, अक्सर हम लोग कह लेते हैं, और उसको उसका जो संस्कृत में उसके जो नाम है वो है, उसको तनु भाव कहते हैं। तनु का मतलब होता है शरीर, यानी कि बॉडी। तो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को जिस तरह से जो भाव के बारे में जहाँ से देखा जाता है, उसको आप फर्स्ट हाउस या पहला भाव या तनु भाव कहते हैं, जो आपको डिसाइड करता है, जो आपके बारे में बताता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका बर्थ कैसा होगा। तो ये चार नाम
बेसिकली पहले भाव को समराइज कर देते हैं कि तनु भाव यानी कि जो आपके अपीयरेंस, जो आपकी बॉडी के बारे में बताए, मूर्ति भाव यानी कि जो आपके अपीयरेंस के बारे में बताए, उदय भाव जहां से सूर्य उदय होता हो, जो ईस्टर्न होराइजन है, इसीलिए उसको राइजिंग हाउस भी कहते हैं, और जन्म भाव जो आपके पूरी लाइफ को समराइज करे। उसी तरह से जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव जो है वो मेनली आपके धन को बताता है। तीसरा भाव जो है वो भाई-बहनों को, आपके करेज को, विक्रम को, या आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में आपको बताता है। चौथा भाव जो है वो आपके घर को, आपके सुख को, मेन जो 3 रिजल्ट्स चौथे भाव के हैं वो है आपका घर, होम जहाँ पर आप रहते हैं, आपका सुख और आपका हैप्पीनेस, और तीसरा मदर। ये 3 रिजल्ट्स चौथे भाव के मेन रिजल्ट्स हैं बाकी सारे के अलावा। फिफ्थ हाउस का जो रिजल्ट मेन आता है वो संतान आता है। संतान और माइंड यानी कि फिफ्थ हाउस को मंत्र भाव कहते हैं। तो यानी कि आपका माइंड, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो फिफ्थ हाउस दिखाता है। सिक्स्थ हाउस की अगर बात करें तो सिक्स्थ हाउस हर उस चीज को दिखाता है जो आपके जीवन में बाधा क्रिएट करती है। तो लोन हो गया, किसी भी तरह का ऑब्लिगेशंस आपके हो गए, ऋण जिसको कहते हैं संस्कृत में, वो किसी भी तरह की बीमारी हो गई, रोग, उसको वो आपका सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, और किसी भी तरह के शत्रु हो गए, हर वो चीज जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, हर वो चीज जो बाधा क्रिएट करे, वो छठे भाव से देखते हैं। सातवें भाव की अगर बात करें तो आपके जो भी पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी भी तरह से जिनसे आपका बराबरी का संबंध है, जिनके साथ मिलकर के साथ साथ आपको कुछ करना है, वो सेवेंथ हाउस है, वो पार्टनर को इंडिकेट करते हैं, वो आपकी पार्टनरशिप को इंडिकेट करते हैं कुल मिलाकर के। इसके बाद आठवें हाउस की अगर बात करें तो आठवें हाउस का, एट्थ हाउस का जो नाम है संस्कृत के अंदर वो है रंध्र। रंध्र का मतलब होता है, जिसको आप अगर अगर लूजली ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो मैं बोलूंगा कि द क्लोजेस्ट आपका जो डेफिनेशन होगा रंध्र का, वो होता है ब्लैक होल। जो रंध्र का जो संस्कृत वर्ड है उसका जो सही मीनिंग होता है या सटीक मीनिंग होता है वो है कि एक ऐसा गड्ढा जहां से आप, जिसकी गहराई आपको नहीं पता, जिसका दूसरा सिरा आपको नहीं पता, जिसका एंड आपको नहीं पता है। तो एट्थ हाउस को कहते हैं ऐसी समस्याएं या ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी कठिनाई जहां से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो, या पता ना लगे कि वहां से बाहर आते कैसे हैं, या पता ना लगे कि दूसरा एंड कैसा है। तो हर वो समस्या जो इनडेफिनेटली नेगेटिव है, या हर वो समस्या जहां से बाहर आने का रास्ता आपको नहीं पता है, या हर वो समस्या जो टर्मिनल है, जिसके आगे कुछ नहीं देखा जा सकता, उसको एट्थ हाउस दिखाता है या उसको एट्थ हाउस एक्सप्लेन करता है। तो कोई भी आपकी ऐसी वल्नरेबिलिटी जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर दे, डेथ यानी कि मृत्यु, डेफिनेटली आठवें घर से देखते हैं, क्योंकि डेथ का दूसरा सिरा आपको नहीं पता, मृत्यु का दूसरा सिरा आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा और कैसे होगा। तीसरा, आयुष, लॉन्जेविटी, क्योंकि अगर डेथ की बात करेंगे तो डेथ का मतलब, अगर आपके डेथ को हम एट हाउस से देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लॉन्जेविटी का अंदाजा, आपके आयु का अंदाजा, आप कितना लंबा रहेंगे, आप कितना लंबा आपकी लाइफ होगी, उसका भी एस्टिमेशन, उसका भी अंदाजा आपको एट हाउस से ही चलता है। और लास्ट में अगर हम किसी भी तरह के स्कैंडल की बात करें, या यूजुअली अगर कोई भी किसी भी तरह की ऐसी घटना जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दे, मेजर कोई स्कैंडल हो गया, मेजर किसी तरह का स्कैम हो गया, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म समस्या में फंसना हो गया, कोई भी बहुत मेजर लिटिगेशन हो गया, कोई भी ऐसी समस्या जो सडनली लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दे और जिसके आगे का रास्ता आपको नहीं समझ में आए, उस तरह के सारी समस्याओं को और उस तरह की सारी चीजों को जो कंप्लीटली डिसरप्टिव हैं, उनको एट्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी चीजें हैं जो कंप्लीट डिसरप्शन करने के लिए केपेबल हैं, वो एट्थ हाउस में यहाँ पे आ जाएंगी। आपकी मृत्यु आ गई, आपका किसी भी तरह का मेजर स्कैंडल, किसी भी तरह का मेजर उपद्रव आ गया, टर्मिनल इलनेस, जैसे अगर मान लेते हैं कैंसर की बात करें या किसी भी और इस तरह की बीमारी की बात करें जो इनक्योरेबल है और जो आपको धीरे धीरे डेथ की तरफ, मृत्यु की तरफ ले जा रही है, तो उस तरह के सारे रिजल्ट्स जो हैं हम अष्टम भाव से, एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस की अगर बात करें तो नाइन्थ हाउस में मेन जो नाइन्थ हाउस का रिजल्ट है वो है धर्म। ठीक है, मतलब जो कुछ भी पहले से चला आ रहा है उसका नाइन्थ हाउस
कारक हो जाता है। अब पहले से चला आ रहा है में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी लिनिएज पहले से चली आ रही है, आपका वंश पहले से चला आ रहा है, तभी आप उस वंश में आपने जन्म लिया है। तो यानी कि आपके फादर और आपके फ़ोर-फादर्स जितने भी हो गए, वो सारे के सारे आपके 8th हाउस से सॉरी 9th हाउस से देखे जाते हैं। इसके अलावा ज्ञान जो पहले से है और जो आपको आगे के लिए मिल रहा है, अपने उपयोग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए और आगे फिर उसको पास ऑन करने के लिए। तो ज्ञान या गुरु जो है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। भाग्य या लक जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म के जो भी कर्म हैं, जिनसे इस जन्म का भाग्य बना है और जो इस जन्म से आपको आगे इस जन्म को दिखाएँगे और इस जन्म में आपको वही रिज़ल्ट्स टॉलरेट करने हैं, उन्हीं रिज़ल्ट्स के थ्रू गुज़रना है, उन्हीं चीज़ों के थ्रू गुज़रना है। वो सारा भाग्य जो आपका है वो 9th हाउस है और धर्म, जिन संस्कार में आपने जन्म लिया है, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, जिस तरह के कुल और गोत्र में आपने जन्म लिया है और जो उनका रिचुअल्स हैं, जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं, जो भी धर्म आपको अपने परिवार का मिला है जो आपको फॉलो करना है या आपके समाज का है जो आपको फॉलो करना है, वो सारा धर्म जो है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। एक रिलेटेड सवाल है, 1-2 सवाल और हैं वो मैं जैसे जहाँ पे मैं उनकी बात करूँगा वो मैं लूँगा। पर एक सवाल जो रिलेटेड आया कि सेकंड हाउस जो है वो भी क्या लिनिएज से रिलेटेड है। तो सेकंड हाउस परिवार से रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हर वो 9th हाउस जो है वो आपकी डायरेक्ट लिनिएज से रिलेटेड है, मतलब आपकी डिसेंडेंसी से रिलेटेड है, मतलब आपके जो फोर फादर्स हैं जिनकी लाइन आप कैरी कर रहे हैं, आपके फादर हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए और आपके एंसेस्टर्स हो गए। ग्रैंडफादर का भाव नहीं है 9th हाउस आपकी एंसेस्ट्री को कुल मिलाकर के दिखाता है जो भी आपके डायरेक्ट लाइन में है। मतलब आप, आपके फादर, उनके फादर और ये जो आपकी डायरेक्ट डिसेंडेंसी है, इस लाइन को 9th हाउस दिखाता है और इस आपके लिनिएज को 9th हाउस दिखाता है। और इनके धर्म को, कि मान लेते हैं कि आपके फादर जो हैं वो इंजीनियर थे, फिर आप इंजीनियर हैं, फिर आपका आपका जो अगली जनरेशन है वो इंजीनियर या आपके बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी इस ये जो धर्म या संस्कार आपको मिले हैं साथ में, इसको भी आप मान लेते हैं आपके ग्रैंडफादर पुरोहित थे, फिर आपके पिताजी पुरोहित थे, फिर अब आप पुरोहित हैं। तो ये जो डिसेंडेंसी है, ये जो संस्कार चले आ रहे हैं और ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मिला हुआ ज्ञान या मिला हुआ कल्चर या मिला हुआ सभ्यता जो है वो आपकी जो कंटिन्यू होती है, इसको 9th हाउस दर्शाता है। सेकंड हाउस आपकी लिनिएज को नहीं, आपके कुटुंब को, कुटुंब का मतलब होता है आपकी फैमिली में जो भी रिलेशंस हैं, मतलब आपके अपनी फैमिली के रिलेटिव्स नहीं, आपके जो बाकी ब्लड रिलेटिव्स हैं, मतलब आपके फादर के जो भी रिलेटिव्स पड़े, आपके मदर के जो भी रिलेटिव्स पड़े, आपके फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न्स जो भी हुए, आपके दूर के रिश्तेदार जो भी हो गए, जितने लोग आपके परिवार में हैं, लेकिन आपके साथ नहीं रहते, उन लोगों को सेकंड हाउस दर्शाता है। साथ रहने वालों को 4th हाउस से, क्योंकि आपका घर जो है वो 4th हाउस है, तो वहाँ से देखते हैं। वैसे तो इन जनरल अगर ब्रॉडली बात करें तो सेकंड हाउस में सारे ही रिलेटिव्स आते हैं, लेकिन अगर आपको डिस्टिंक्शन करना है, तो 9th हाउस में आ जाते हैं आपकी डायरेक्ट लाइन जिनकी आप फॉलो कर रहे हैं वो सारे, 4th हाउस में आ जाते हैं जो आपके घर में आपके साथ रह रहे हैं, जो आपकी केयर कर रहे हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं और सेकंड हाउस में आ जाता है आपका बाकी पूरा कुटुंब। ठीक है? तो ये आपके रिजल्ट्स हैं जो आपके इन इन उसके हैं कि इन सारे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हैं। ठीक? तो जो एंसेस्ट्री है आपकी वो 9th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा हमारे पास अगर 10th हाउस की बात करें, तो 10th हाउस आपके कर्म को दिखाते हैं। कर्म का मतलब हर वो चीज़ जो या तो आपने की है या आपके करने से आपको मिली है और आपके करने से अर्जित हुई है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 10th हाउस दिखाता है। वो 10th हाउस आपको इंडिकेट करता है। तो आपके अपने कर्म और एक्शंस हो गए। आप जो भी कमांड देते हैं, किसी और से आपने अगर काम करवाया, अगर कोई आपका एम्प्लॉयी है या अगर कोई आपसे जूनियर है या कोई आपकी फैमिली में आपसे छोटा है, अगर आपने उन्हें किसी काम के लिए इंस्ट्रक्ट किया, जिसका अल्टीमेट कर्ता आप हुए, मतलब अगर आपने किसी और को कुछ करने के लिए बोला है और सामने वाला आपकी अथॉरिटी पे काम कर रहा है, तो वो कमांड या वो इंस्ट्रक्शन जो है, वो भी आप ही का एक्शन या कर्म है, भले आपके हाथों से नहीं हुआ है। तो इसीलिए कमांड को भी या आज्ञा को भी
10th हाउस से देखते हैं या आपके अ, दशम भाव से देखते हैं। इसके अलावा ज्ञान, आपके कर्म से जो भी आपको लर्निंग मिली है, विज़डम, वो आपको 10th हाउस से देखते हैं। मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, सक्सेस, जो भी आपको ऑनर्स मिले हैं, टाइटल्स मिले हैं, आपके प्रमोशंस, अकॉम्प्लिशमेंट्स, जो भी अथॉरिटी है आपकी, वो सारी चीज़, जो भी आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं, वो सारी चीज़ें 10th हाउस से हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें 10th हाउस से देखी जाती हैं। तो 10th हाउस को मेनली कर्म भाव कहते हैं, ठीक है? 11th हाउस का मतलब होता है, 11th हाउस अकॉम्प्लिशमेंट्स का हाउस है, गेन का हाउस है, लाभ का हाउस है। तो हर वो चीज जो आपको लाभ में या प्रॉफिट में या गेन में मिलती है, वो आपको 11th हाउस से देखते हैं। तो कोई भी आपका इनकम है, वो 11th हाउस से मिलेगा। कोई भी चीज जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, तो वो जो रिजल्ट है कि आप सिलेक्ट हो गए, वो एक अकॉम्प्लिशमेंट है। तो वो सारी सिद्धियाँ, हर वो चीज़ जो आपको प्राप्त होती है, वो 11th हाउस से देखी जाती है। हर वो चीज़ जो आप अकॉम्प्लिश करते हैं, वो 11th हाउस से देखी जाती है। और हर वो चीज़ जो व्यय हो जाए, जो चली जाए, जो लॉस हो जाए, जो आपसे अलग हो जाए, जो दूर हो जाए, उसको 12th हाउस से देखते हैं। तो 12th हाउस के आपके कुल मिलाकर के रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेंडिचर, लॉस, डिक्लाइन और इम्प्रिजनमेंट। व्यय, क्षय और बंधन, ये 3 रिजल्ट जो हैं वो देखे जाते हैं 12th हाउस से। या 3 रिजल्ट्स जो हैं वो कुल मिलाकर के 12th हाउस के मेजर रिजल्ट्स होते हैं। सेपरेशन 12th हाउस का रिजल्ट है, एक्यूमुलेशन 11th हाउस का रिजल्ट है। कर्म आपका या एक्शंस आपके 10th हाउस का रिजल्ट है। एंसेस्ट्री आपका और हर वो चीज जो आप पहले की मिली हुई कैरी कर रहे हैं आगे, वो 9th हाउस है। हर वो चीज जो आपको एक ब्लाइंड स्पॉट में गिरा दे, या हर वो चीज जो जहां जो ऑलमोस्ट इरिकवरेबल हो, वो 8th हाउस है। आपके पार्टनर जो हैं, आपके आपके आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, वो 7th हाउस है। किसी भी तरह की समस्या जो आपको मिलती है, ऑब्स्टेकल्स, कठिनाई जो आपको मिलती है, वो 6th हाउस है। जो आपने खुद क्रिएट किया है, यानी कि आपका संतान, आपका आपके आपके बच्चे, आपके चिल्ड्रन, या फिर आपकी मेंटल एबिलिटी, ये चीजें 5th हाउस है। जो भी चीज आपके हैप्पीनेस का, सुख का कारक है, वो 4th हाउस है। मतलब आपका घर, आपका परिवार, आपकी मदर, जो भी चीजें, जिस भी चीजों की वजह से आपको कंफर्ट और सुख मिलता है, हर वो चीज जो आपको सपोर्ट करती है, वो 3rd हाउस है। यानी कि आपका अपना साहस, आपका अपना सामर्थ्य, आपकी अपनी पेशेंस, आपका अपना धैर्य, और साथ ही आपके जो भाई बहन और आपके साथ में जन्म लेने वाले लोग हैं, ठीक है? सेकंड हाउस है हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, हर वो चीज़ जो जो जिसको जिस पे आप काउंट कर सकते हैं, जिस पे आप फॉल बैक कर सकते हैं, कि अगर समस्या आ गई तो आपके पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं। अगर कोई और परेशानी आ गई तो आपके परिवार के लोग हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। हर वो चीज़ जो आपकी है या जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। और आप खुद अपना जो आपका जीवन है, आपका जो लाइफ है, आपकी जो ग्रोथ है, वो सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारे सारे भावों की जो व्याख्या है, बेसिक डेफिनेशन जो है, एक बात में अगर, एक लाइन में अगर बोले, तो वो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? अब इस पे कुछ जो क्वेश्चंस आपके अभी तक आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं, जो भी रिलेटेड हैं इन चीजों से। Can we predict posture from first house? What causes young people to have a hunchback posture with neck forward than usual? Hunchback posture without any health issues और often musculoskeletal issues. हाँ, हम posture को first house से देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस का प्रभाव या पहले भाव का प्रभाव posture पे पड़ता है, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल अपीयरेंस है। अगर आपकी अपीयरेंस में, अगर आपके चलने में, आपके बिहेव करने में, आपके देखने में अगर कुछ भी अब नॉर्मल है, तो वो फर्स्ट हाउस से आता है। ये पहला पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन के आंसर का, कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। दूसरा पार्ट जो आपने कहा है, वो ये है, जो आपका सवाल से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो ये है कि लोगों की स्पेसिफिकली हंचबैक पोस्चर कहाँ से आती है। तो हंचबैक पोस्चर जो है, आज के डेट में प्लैनेट से नहीं आती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज जो सारे रिजल्ट को, सारे प्रभावों को इन्फ्लुएंस करती है एस्ट्रोलॉजी में, वो है देश, काल और पात्र। ठीक है? देश काल पात्र का मतलब ये होता है कि जिस तरह की सोसाइटी में आप रह रहे हैं, देश का मतलब है जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी और लोकेशन में आप रह रहे हैं,
वहाँ का जो कल्चर है, जैसे मान लेते हैं इंडिया की बात करें या दिल्ली या मुंबई की बात करें, तो एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर आपको देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइप की लाइफ़स्टाइल आपको देखने को मिलती है। इसके बाद काल का मतलब है जिस टाइम पीरियड में आप रह रहे हैं, 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में 2022-23 के आसपास हम बात कर रहे हैं। आज के टाइम का कल्चर अलग है और आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कल्चर अलग था। और पात्र की बात करें तो आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी लिनिएज जो है, आपकी डिसेंडेंसी जो है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रभाव आपके साथ जुड़े होते हैं और हॉरोस्कोप आपको रिज़ल्ट इनसे ऊपर-नीचे ही देता है। मतलब अगर हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपकी लंबाई ज़्यादा है, आपकी हाइट अच्छी है, तो वो हाइट अच्छी का मतलब आपके फैमिली में जितनी हाइट है और आप जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ के लोगों की जितनी एवरेज हाइट है, वहाँ से गिनती की जाएगी। तो अगर मान लेते हैं जो एशियन साइड पे जो लोगों की हाइट कम होती है, इंडिया या एशिया में भी आप जाएँ तो थोड़ी और हाइट कम हो जाती है। इन लोगों में अगर हम अच्छी हाइट की बात करें तो 5'9", 5'10" एक अच्छी हाइट है, टॉल कहेंगे। हॉरोस्कोप में जो आपके पास रिज़ल्ट आएँगे वो ऐसे आएँगे कि व्यक्ति टॉल है, व्यक्ति लंबा है। अगर यही अफ्रीका की साइड बात करें या अमेरिकाज़ के साइड बात करें, तो वहाँ पर लोगों की एवरेज हाइट ज़्यादा होती है। और वहाँ पे लोगों का जो 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 रफ आपकी आपकी हाइट है कंपेयर टू इंडिया या चाइना या एशियन साइड के जो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ टॉल का मतलब ही चेंज हो जाएगा। वहाँ पे टॉल का मतलब 6'5", 6'6" हो सकता है। और यहाँ पर 6'5", 6'6" एब्नॉर्मली टॉल होगा, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होंगे हॉरोस्कोप के अंदर जो वैसा रिजल्ट होगा। तो आज की डेट में आपके सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, हंचबैक पोस्चर को जो चीज़ प्रभावित सबसे ज़्यादा करती है, वो करती है जो लाइफ़स्टाइल और लैपटॉप और फ़ोन वगैरह में ज़्यादा इंडल्ज रहने की टेंडेंसी जो हो गई है, तो कभी भी हॉरोस्कोप में अगर बॉडी का मूवमेंट कम दिखाई दे रहा है या ज़्यादा इनएक्टिविटी दिखाई दे रही है या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दिखाई दे रहा है या ज़्यादा माइंड ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, तो हंचबैक एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, जो आज के देश-काल पात्र में हो रहा है। तो इसके लिए स्पेशल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एंड ओवर इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी अगर दिखती है, तो ये सारे एरियाज़ खास करके इंडिया जैसे जो एरियाज़ हो गए हैं, जहाँ पर अभी खास करके पुश है, ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा फ़ोकस करके या ज़्यादा डेस्क एक्टिविटीज़ में रह करके अपने करियर पे फ़ोकस करने का या आईटी जॉब्स ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे आप लैपटॉप पे फ़ोकस करते रहते हैं, हंचबैक होना एक नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस बन जाएगा। बन रहा है और आगे भी और आप देखेंगे कि बन जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट के जो आंसर्स हैं, वो ये हैं। पहला ये है कि हाँ, फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस पे अगर सेडेंटरी प्रभाव होंगे, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी का अभाव अगर दिख रहा है, तो हंचबैक इस देश-काल पात्र के अंदर एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हंचबैक अगर नेचुरल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से है, तो वो शनि का प्रभाव है, किसी और ग्रह का नहीं। ठीक है? दूसरा एक सवाल आया है अमित जी का, मेनी एस्ट्रोलॉजर्स कंसिडर राहु एज़ को-रूलर ऑफ एक्वेरियस अलोंग विथ सैटर्न फॉर प्रेडिक्शन। What is your opinion on this? For Leo and Aquarius ascendant people making predictions about the personality traits based on Rahu. नहीं, राहु को को रूलर कहते हैं एक्वेरियस का। उसका रीजन ये है या उसकी वजह ये है कि राहु के कुछ रिजल्ट जो हैं वो एक्वेरियस से और नेचुरल 11th हाउस जो है उससे मिलते हैं। लाभ हो गया, सिद्धि हो गया, मटेरियलिज्म हो गया और रिजिडिटी एक तरह की हो गई। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो राहु के एक्वेरियस से मिलते हैं। इसीलिए राहु को कहा जाता है कि राहु को भी लॉर्डशिप दी जाती है। और जहां पर भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वहां पे ये नहीं लिखा है कि राहु जो है वो एक्वेरियस का स्वामी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो जो टेक्स्ट में और संस्कृत में यूज किया जाता है वो ये है कि राहु को स्वामित्व दिया जाता है, राहु को स्वामी माना जाता है, राहु को ऐसा कहा जाता है। कहा जाने का मतलब और माना जाने का मतलब ये है कि उनके ट्रेट्स मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉर्ड मान करके उनके प्लेसमेंट की वजह से या उसके रिजल्ट की वजह से या राहु पे कैसे प्रभाव है इसकी वजह से एक्वेरियस को जज कर सकते हैं। तो पार्टली बात करेक्ट है कि राहु को कोरूलर माना जाता है एक्वेरियस का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहु को आप एज लॉर्ड वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आप सैटर्न को यूज करते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि राहु के ट्रेड्स एक्वेरियस से और एक्वेरियस के ट्रेड्स राहु से कुछ हद तक समझे जा सकते हैं। वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो प्रैक्टिकल यूज के लिए पॉइंट नहीं है।
इसके बाद एक और सवाल जो है, what role does nakshatra of seventh lord and the lord of the seventh lord's nakshatra and dispositor of the seventh lord play in determining the type of spouse or marriage for an individual? केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात ना करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो नो रोल एट ऑल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, और जो जो यूजुअली लोग कंफ्यूज कर देते हैं इंटरप्रिटेशंस के अंदर, नक्षत्रों का भाव के केस में रोल, हाउसेस के केस में रोल, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का ट्रेट है या केपी एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या इंटरप्रिटेशंस है, वो आपको कोई केपी एस्ट्रोलॉजर ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि वो मेरा पर्टिकुलर डोमेन नहीं है। अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो भावों को नक्षत्रों के साथ कोरिलेट नहीं किया जाता है कहीं पर भी, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के अंदर, या किसी भी पद्धति में, चाहे नाड़ी की बात करें, चाहे पराशरी बात करें, जेमिनी बात करें, या कहीं पर भी बात करें, भावों को नक्षत्र के साथ इक्वेट ना किया जाता है, ना किया जा सकता है। उसके मैथमेटिकल रीजंस हैं कि नक्षत्र को उस लाइन पर डिसाइड किया गया है, या उस एक्सिस पर डिसाइड किया गया है, उस धुरी पर डिसाइड किया गया है जिस पे चंद्रमा का मूवमेंट होता है। और आपके भाव जो हैं और बाकी ग्रह जो हैं, सूर्य चंद्रमा सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और ये सारे जो ग्रह हैं, ये जिस एक्सिस पे घूमते हैं वो सूर्य का एक्सिस है। तो रीजन नक्षत्र और राशि के अलग डिफाइन करने का ये है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं, दोनों की अलग अलग मूवमेंट है। और इसको अगर मैं आपको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से अगर बताऊं, तो मान लेते हैं कि ये धरती है और ये लैंड है, और यहां पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़े हैं, मतलब ये लैंड आप समझ लीजिए, और ये आकाश है, ये आकाश का एरिया है, स्काई का। ठीक है, तो यहां पर ये धुरी जो है, एक मान लेते हैं ये अगर आपका एक्लिप्टिक है, जो सूर्य का जो जो पाथ होता है वो है, जहां पर आपका सन मूव करता है, यहां से सूर्य उदय होता है और फिर इसी पाथ पर सन मूव करेगा। इसी पाथ के और इसी प्लेन पर आपके सारे प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, जो भी सारे प्लैनेट्स हैं वो लगभग यहीं पे, थोड़े इधर उधर उधर मूव करते हैं, उनके अपने एक्सिस थोड़े से टिल्टेड हैं, लेकिन इसी पाथ पर और इसी सन को फॉलो करते हुए इसी प्लेन के अंदर आपके पास सारे ग्रह मौजूद हैं। और इन ग्रहों को स्टडी करने के लिए जो पाथ बनाया गया है, जो डिवीजन बनाया गया है, कि ये एरिया और इसके अंदर जो स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस आते हैं उनको हमने कहा एरीज, इसके अंदर हमने कहा टॉरस। ऐसे करके हमने 12 राशियां बना दी। ठीक है, चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है, चंद्रमा अलग ही अपने पाथ पे चलता है, चंद्रमा का मूवमेंट ऐसे होगा। अब सवाल यह है कि अगर आपको चंद्रमा को रोज स्टडी करना है, तो आपको चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का मूवमेंट होता है 27 दिनों में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, और सूर्य का 12 महीनों में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको चंद्रमा को स्टडी करना है, एक्यूरेट स्टडी करना है, तो आपको एक डिवीजन दूसरा चाहिए, और आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो आपको इस पाथ पे कोरिलेट करे। तो इसीलिए चंद्रमा के डिविजन्स को स्टडी करने के लिए जो बनाया गया है उसे कहते हैं नक्षत्र, और सूर्य को स्टडी करने के लिए जो हमने डिविजन्स बनाए हैं उन्हें कहते हैं राशि। सूर्य जिस पाथ पर जाता है, सूर्य को 12 महीने लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसीलिए राशियां 12 हैं। चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसीलिए नक्षत्र 27 है। प्लस और माइनस दोनों में ही, आप मान लीजिए कि सूर्य का भी एक वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और एग्जैक्टली वो 12 मंथ्स नहीं है, और चंद्रमा का भी उसी तरह से एग्जैक्ट 27 डेज नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट 27 डेज है जो 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 चंद्रमा को आपको मूवमेंट में लगते हैं। तो इन दोनों चीजों को स्टडी करने के लिए ये दो पाथ बनाए गए हैं। इसीलिए कभी भी ज्योतिष के अंदर, क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर, ग्रहों को हम यहां इक्वेट करते हैं, ग्रहों को हम यहां से, ये स्केल ग्रहों का ये है जहां पे आप उसकी मूवमेंट मेजर करेंगे, ग्रहों को हम यहां से अलाइन नहीं करते, लेकिन चंद्रमा को हम यहां से अलाइन करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दशा जो है, चंद्रमा पे बेस्ड जो दशाएं हैं, जैसे पराशरी में विंशोत्तरी दशा हो गई या अष्टोत्तरी दशा हो गई, और बहुत सारी जो दशाएं हैं जो चंद्रमा पे बेस्ड हैं, वो नक्षत्र कैलकुलेशंस को प्रेफर करती हैं। और प्लैनेट्स के बारे में कहीं पर भी नक्षत्र एज सच नहीं आते,
एक आधे जगहों को छोड़ करके, और वहां पर भी एक पर्टिकुलर वे है उनको यूज करने का। तो कमिंग बैक टू जो सवाल है आपका, कि सेवेंथ हाउस को और सेवेंथ लॉर्ड के केस में, अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें, किसी भी पद्धति की बात करें, चाहे कोई आप नाड़ी चाहे कोई आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बात करें, या फिर आप किसी भी तरह से पराशरी या जेमिनी की बात करें, तो नक्षत्र को यूज नहीं किया जाता है स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी भी और प्रभाव को जज करने में। अगर आप नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो आपको भाव छोड़ देने पड़ेंगे, और अगर आप भाव की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र छोड़ देने पड़ेंगे। इसीलिए जब नक्षत्र की स्टडी करते हैं तो ये वाला राशि चार्ट यूज नहीं करते। अगर आपने देखा है वैदिक ज्योतिष में जो नक्षत्र स्टडी करने का जो मेथड है, तो हम वहां पे चक्र यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग चक्र होते हैं, सूर्य कलानल, चंद्र का कलानल चक्र, और बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स बनते हैं, कूर्म चक्र, और बहुत सारे। उनके थ्रू नक्षत्रों को देखा जाता है, राशियों को अलग करके, क्योंकि ये दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये दोनों दो अलग अलग चीज की बात कर रही हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का हिसाब है। तो आपके सवाल का ये आंसर है कि नक्षत्र को यूज नहीं कर सकते, और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कहीं पे नहीं करती है। ना पराशर करते हैं, ना जेमिनी करते हैं, और ना किसी भी नाड़ी टेक्स्ट के अंदर कहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, नक्षत्र को सिर्फ चंद्रमा के केस में यूज किया जाता है। तो ये बात सही है कि चंद्रमा से आप विमशोत्तरी दशा निकालेंगे और विमशोत्तरी दशा यूज होगी, वो बात सही है, क्योंकि आपने जैसे ही चंद्रमा की बात की, नक्षत्र आपके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि चंद्रमा को नक्षत्र से स्टडी किया जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों के लिए आप ये नहीं कर सकते। What are combinations for rheumatoid arthritis, which is an autoimmune disease? Is it seen from both sixth and the eighth house or their connection? एट्थ हाउस से देखते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कनेक्शन है शनि मंगल का आपस में रिलेशन बनाना, या शनि मंगल का इक्वली किसी भी जगह को प्रभावित करना, और साथ में एट्थ हाउस का इन्फ्लुएंस या क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का इन्फ्लुएंस। ये, या आप मान लीजिए तीन रिजल्ट मान लीजिए। जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है वो है सैटर्न और मार्स का कंबाइंड अफ्लिक्शन अगर कहीं पे पड़ता है, और खास करके अगर हेल्थ को डिनोट करने वाले किसी भाव पे पड़ता है, तो ये थियोरेटिकल पहला कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्रॉनिक इश्यू का दूसरा कॉम्बिनेशन है कि एट्थ हाउस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आठवें भाव को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आपको क्रॉनिक इश्यूज का इंडिकेशन आपके जीवन में, आपके लाइफ में होना चाहिए, सेकंड कॉम्बिनेशन। और थर्ड कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी एंसेस्ट्री में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको कम प्रभाव भी हो, कम अफ्लिक्शन भी हो, लेकिन बस योग बन जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एंसेस्ट्री में नहीं है तो ज्यादा पाप प्रभाव या ज्यादा अफ्लिक्शंस होंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मेजर पाप प्रभाव, जिन पे किसी भी तरह का पॉजिटिव असर ना पड़े। Some text and astrologers use the 10th house for father. Why is that? 10th हाउस को फादर इसलिए देखते हैं क्योंकि एक भावात भावम का कॉन्सेप्ट है कि आपका चौथा भाव जो है वो मदर का भाव है, और मदर से जुड़ा हुआ जो आपका सप्तम भाव है, मदर के पार्टनर का भाव, जैसे आपके पार्टनर का ये आपका हाउस है, और यहां से सेवेंथ जो है वो आपके पार्टनर का हाउस है। तो उसी एक्सटेंशन पर चौथा भाव आपके मदर का है, वहां से सेवेंथ जो है वो उनके पार्टनर का हो गया, विच बाय डेफिनेशन जो आपके फादर का हाउस हो गया। ठीक है, ये चीज यूज की जाती है और ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस चीज को आप प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते, या ये आपका प्राइमरी रूल नहीं है। बहुत जगहों पे यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सोसाइटीज ऐसी हैं, और इंडिया में खास करके वैदिक सभ्यता के समय बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी थी जहां पे आपका परिचय प्राइमरीली आपकी मदर से होता था। तो अगर आपका परिचय प्राइमरीली आपकी मदर से है, तो फादर को आप एक डिराइव्ड वेरिएबल, अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म या टेक्निकल टर्म यूज करूं, तो फादर को आप एक डिराइव्ड वेरिएबल मान करके मदर से डिराइव कर सकते हैं कि मदर का सेवेंथ जो है वो मेरे फादर है। अगर हम बायोलॉजिकल फादर की बात करें, जिस बायोलॉजिकल फादर की वजह से आपका जन्म हुआ है, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर के बिना तो आपका जन्म नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस किसी तरह का आर्टिफिशियल प्रोसेस किया गया है। तो अगर एक बायोलॉजिकल फादर की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, जो भी आपके बायोलॉजिकल फादर हैं, वो नाइन्थ से दिखाई देंगे, क्योंकि आप उनकी कल्चर, सभ्यता, संस्कार, धर्म सबको इनहेरिट कर रहे हैं। तो वहां पर आपका फादर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
अगर ऐसा है कि फादर के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, अब वो मल्टीपल केसेस में हो सकता है कि आपने आइडेंटिटी अपनी मदर की ली है, या आपने कल्चर सभ्यता अपने मदर की ली है, या आपके फादर आपके सेकंड फादर हैं, या जरूरी नहीं है कि आपके फादर आपके बायोलॉजिकल फादर ही हो, या किसी भी तरह से इस तरह की जितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाती है जहां पे आप अपने फादर की लेगेसी को या लिनिएज को इनहेरिट नहीं कर रहे, उनके संस्कार को इनहेरिट नहीं कर रहे, वहां पर पिता को 10th हाउस से देखा जाता है और जा सकता है, वो एक वैलिड रूल है। तो ये एक प्रभाव आपका हो गया एक 10th हाउस के रिजल्ट में। रिजल्ट ऑफ जुपिटर सैटर्न, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब एक बार हमारा टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो ओवर हो जाए। इफ अ पर्सन हैज क्रॉनिक, ये भी हाउस से रिलेटेड अभी सवाल नहीं है, मैं सिर्फ अभी जो हमारे हाउस जो टॉपिक से रिलेटेड सवाल है मैं उनको अभी लूंगा, और फिर बाकी हम टॉपिक खत्म होने के बाद उनके बारे में बात करेंगे। Can we see 12th house, which is the eighth from the fifth house, to see the longevity of a relationship, to determining length of relationship? टेक्निकली देख सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप फिफ्थ हाउस पे भी जो डायरेक्टली पाप प्रभाव है उनको देख करके भी आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। तो दो चीजें जो मेन देखने की होती हैं, चंद्रमा पर, मून पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, पाप प्रभाव है, और फिफ्थ हाउस पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस पाप प्रभाव है, तो उसके आधार पर बताया जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप ब्रेक होंगे या नहीं होंगे। सिंपल थंब रूल है, जितने मेलेफिक इन्फ्लुएंस होंगे उतनी बार ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी बनेगी। एवरेज रूल है, आप हमेशा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर द्विस्वभाव राशि होती है तो नंबर काउंट मल्टीप्लाई हो जाता है, और तीन चार और उसमें कंसिडरेशंस हैं। लेकिन अगर पाप प्रभाव हैं चंद्रमा पर भी और फिफ्थ हाउस पर भी, एटलीस्ट वन, तो कॉमन जितने प्रभाव हैं उतना आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो ब्रेकअप होगा। When we talk about physical intimacy, what matters are represented by each of the houses, 7th, 8th and 12th। 7th आपकी रिलेशनशिप है, चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो या ना हो। 8th हाउस जो है वो आपकी परवर्जन है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप में आपकी इंटीमेसी को दिखाए। 8th हाउस का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का अगर चरित्र पर दुष्प्रभाव है आपके, मतलब आपकी अगर किसी भी तरह से ऐसा है कि आप किसी भी तरह के बुरे शौक या बुरी टेंडेंसीज हैं आपको, या फिर आपके किसी तरह का सीक्रेट अफेयर रहा है, किसी तरह का छुपा हुआ अफेयर रहा है, या आप अगर अपने पार्टनर पे चीट कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी हिडन टेंडेंसी ऐसी है, हिडन परवर्जन अगर ऐसा है, तो उसके लिए एक्यूरेट शब्द है, तो उस केस के अंदर वो सारे प्रभाव और वो सारी चीजें 8th हाउस से दिखाई देती हैं। ठीक है, 8th हाउस से एक और प्रभाव जो दिखाई देता है वो है हैप्पीनेस फ्रॉम मैरिज। 8th हाउस जितना अच्छा, फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ खास करके उतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। 8th हाउस जितना बुरा, उतनी ज्यादा गलत डायरेक्शन में टेंडेंसीज होती है। 12th हाउस जो है वो आपका फिजिकल प्लेजर्स और बेड प्लेजर्स का हाउस है, तो वहां से आपको एक्चुअल फिजिकल इंटीमेसी के बारे में देखा जाता है। असेंडेंट, ये चलिए ये बाद में आते हैं, अभी हम जो टॉपिक है उस पे देखेंगे। नक्षत्र लॉर्ड ऑफ महादशा लॉर्ड, हाँ ये चीज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करती है, क्योंकि महादशा का कैलकुलेशन चंद्रमा से हुआ है, तो वो सारा मैथमेटिकल ऑर्डर चल रहा है, वो रिजल्ट निकला है चंद्रमा से, इसीलिए उसके यूज में नक्षत्र को देखने में कहीं पर भी, सॉरी, चंद्रमा को यूज करने में और चंद्रमा के एनालिसिस में और चंद्रमा से जो निकली हुई दशाएं हैं उनकी एनालिसिस में कहीं भी नक्षत्र का यूज किया जा सकता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे, तो वहां नक्षत्र मैटर करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी जहां पे अगर राशि बेस्ड जो आपकी दशाएं हैं, जैसे चर दशाएं हो जाती हैं, वहां पर दशा लॉर्ड की आपको या किसी भी तरह से आपको नक्षत्र काम में नहीं आएगा।